नमस्कार। तो आज हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की दुनिया में जिसमें चिकित्सा विज्ञान का एक अनोखा खजाना छिपा है। नाम है इसका अथर्ववेद। हम देखेंगे कि कैसे उस जमाने में लोग रोगाणुओं, जहर और सांप के काटने जैसी जानलेवा चीजों से निपटते थे। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज थी ही नहीं, तो फिर लोग कीटाणुओं और जहर जैसे अनदेखे खतरों से कैसे लड़ते होंगे? बस यही सवाल हमें सीधा अथर्ववेद के पास ले जाता है, जहां सबसे बड़ा हथियार था प्रकृति का गहरा ज्ञान। तो हमारी इस पूरी चर्चा को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक कृमि यानी रोगाणुओं की। फिर देखेंगे कि अलग-अलग तरह के विष यानी जहर को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता था। और आखिर में आएंगे सबसे खास टॉपिक पर, सांप के काटने का इलाज। चलिए पहले इससे से ही शुरू करते हैं। ये जानना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि उस जमाने में बीमारियों की वजह माने जाने वाले इन कृमि के बारे में उनकी समझ क्या थी। अथर्ववेद में बीमारी फैलाने वाले इन जीवों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, कृमि। पर रुकिए, इसका मतलब सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो इससे कहीं ज्यादा छोटा और सूक्ष्म है। तो आखिर ये कृमि है क्या? देखिए, वैदिक परिभाषा के हिसाब से ये उन सभी जीवों के लिए एक शब्द है जो बीमारी पैदा करते हैं, चाहे वो हमें दिखाई दें या न दें। इसमें जर्म्स, वर्म्स, पैरासाइट्स सब शामिल हैं। और इससे भी कमाल की बात है इन कृमियों का क्लासिफिकेशन। अथर्ववेद इन्हें 2 कैटेगरीज में बांटता है। एक दृष्ट, मतलब वो जो आंखों से दिख जाते हैं जैसे कीड़े, और दूसरे अदृष्ट, मतलब वो अनदेखे सूक्ष्म जीव जिन्हें असल में बीमारियों की जड़ माना गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्हें ये तक पता था कि ये कृमि फैलते कैसे हैं। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि ये खराब खाने, मतलब दूध, दही, अनाज से, गंदे पानी से या किसी बीमार इंसान के संपर्क में आने से फैलते हैं। यहां तक कि खुले घावों से भी शरीर में घुस सकते हैं। सोच कर देखिए, हजारों साल पहले संक्रमण की इतनी गहरी समझ वाकई कमाल है। तो इन अनदेखे दुश्मनों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्या था? कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई मंत्र नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकत, सूरज। अथर्ववेद का एक सूक्त कहता है, उगता हुआ सूर्य दिखने वाले और न दिखने वाले दोनों तरह के कृमियों को नष्ट करता है। ये सूरज की किरणों की कीटाणुनाशक शक्ति की सीधी सीधी पहचान है, जिसे आज हम यूवी रेडिएशन के नाम से जानते हैं। ये दिखाता है कि कैसे प्राकृतिक चीजों को ही शुद्धिकरण का सबसे बड़ा जरिया माना जाता था। तो रोगाणुओं से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बड़े खतरे की, विष यानी जहर। देखते हैं अथर्ववेद इसके बारे में क्या बताता है। देखिए, विष एक बहुत बड़ा शब्द था। इसमें पौधों, खनिजों, कीड़ों और सांपों से मिलने वाला हर तरह का जहर शामिल था। ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा खतरा था जिससे निपटना बहुत जरूरी था। और इस खतरे से निपटने के लिए अथर्ववेद में विष चिकित्सा नाम का एक पूरा सिस्टम था। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि जहर के इलाज का एक पूरा विज्ञान था। इस चिकित्सा में कई चीजें शामिल थीं। जहर का असर कम करने वाली जड़ी बूटियों का ज्ञान था, मानसिक शक्ति और शरीर पर पॉजिटिव असर के लिए मंत्रों का इस्तेमाल होता था, घी जैसी चीजें खाने की सलाह दी जाती थी, और यहां तक कि सोम रस का भी औषधीय उपयोग किया जाता था। अब आते हैं सबसे नाटकीय और खास खतरे पर, सांप का काटना। ये एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसके लिए तुरंत और असरदार इलाज की जरूरत होती थी। ये जानकर हैरानी होती है कि उस जमाने के ग्रंथों में लगभग 80 तरह के जहरीले सांपों का जिक्र मिलता है। ये दिखाता है कि उस दौर में प्रकृति को कितनी बारीकी से समझा और परखा जाता था। सांपों को सिर्फ उनकी शक्ल से नहीं, बल्कि उनके व्यवहार और रहने की जगह के हिसाब से भी बांटा गया था। जैसे केरद, जो बिलों में रहता है, या अलीगी, जो शरीर से लिपट जाता है। ये सारी जानकारी सही इलाज चुनने के लिए बहुत जरूरी थी। तो इमरजेंसी में क्या किया जाता था? इसका प्रोसेस काफी लॉजिकल था। स्टेप 1, जहर को शरीर में आगे फैलने से रोकने के लिए घाव के ऊपर जोर से पट्टी बांधी जाती थी। स्टेप 2, जहां काटा है उस जगह पर एक छोटा सा चीरा लगाते थे ताकि जहर बाहर निकल सके। और फाइनली स्टेप 3, इन्फेक्शन रोकने और बचे हुए जहर को खत्म करने के लिए उस घाव को दागा जाता था, मतलब गर्म लोहे से कॉटराइज किया जाता था। लेकिन ये तो सिर्फ फर्स्ट एड था। असली इलाज तो प्रकृति की फार्मेसी में छिपा था।
मतलब इलाज की जो मेन लाइन थी वो थी एंटी वेनम, जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अपराजिता का पौधा। इसे सांप और बिच्छू दोनों के जहर के लिए एक बहुत पावरफुल एंटीडोट माना जाता था। ऐसी सटीक जानकारी सिर्फ पीढ़ियों के गहरे अनुभव और अवलोकन का ही नतीजा हो सकती है। और हाँ, सिर्फ अपराजिता ही नहीं, और भी कई जड़ी बूटियां थीं, जैसे कड़वी तुम्बी, सफेद आक और पिपली। ये दिखाता है कि उनके पास हर तरह के जहर के लिए एक पूरी औषधियों की लाइब्रेरी मौजूद थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये ज्ञान कोई जादू टोना नहीं था। ये हजारों सालों के ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और अनुभव पर बनी एक व्यवस्थित चिकित्सा प्रणाली थी। ये प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते की समझ थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ता है। आज जब हम सिंथेटिक दवाओं पर इतने निर्भर हो चुके हैं, तो क्या इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली से कुछ सीखा जा सकता है, जिसकी पूरी की पूरी फार्मेसी ही प्रकृति थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्राचीन ज्ञान आज भी कितना प्रासंगिक हो सकता है।